एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ वेंजो का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चले उससे शुरू करते हैं। वन का शिंग जो होता है ना, वो जोजिशु की इस बात को नोट डाउन कर लेता है कि शादी के बाद इस रूम को सबसे पहले रेनोवेट कराना है। वो ये चीज़ समझ जाता है कि ये काली काली चीज़ें ना जोजिशु को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो सोचता है कि क्यों ना हम जो हैं वो इस जगह को रेनोवेट करवा लें। वो बहुत खुश था आज जोजिशु वहाँ पर आया था। जोजिशु फुल एंजॉय करता है, पूरे उसकी जितनी भी जगह होती है वहाँ जाता है। वो बाहर निकलता है, ग्रीनरी देखता है। वो देखता है वहाँ पर सीढ़ी नुमा खेती हो रही थी जहाँ पर वेंकशिंग का चैम्बर था। उसके बाहर के नज़ारे इतने खूबसूरत थे ना कि वो देखता ही रह जाता है। वहाँ पर ना जाने कितने सारे बागान थे, दूर दूर तक फूल ही फूल नज़र आ रहे थे। वेंकशिंग ने भी ये नज़ारा कभी अपनी खिड़की खोलकर देखना ज़रूरी नहीं समझा। उसने ये सब ऑर्डर तो ज़रूर दिया था कि जोजिशु जब तक दूसरा जन्म ले तब तक वो गार्डन जो है वो बहुत खूबसूरत होना चाहिए, लेकिन कभी उसने इस नज़ारे को एंजॉय नहीं किया था। वो जोजिशु के साथ बाहर देखता है। जोजिशु इतना एक्साइटेड होता है और कहता है ये तो बहुत खूबसूरत है। वेंकशिंग कहता है हाँ, मैंने भी ये नज़ारा काफ़ी सालों से नहीं देखा, सच में ये कितना खूबसूरत है। वो जोजिशु का हाथ पकड़ता है और कहता है मैं तरस गया था तुम्हारे साथ ये नज़ारे देखने को। मुझे याद भी नहीं लास्ट टाइम कब मैंने ये खिड़की खोली होगी। तो जोजिशु से ब्लैंक होकर देखता है और कहता है क्या कह रहे हो तुम। वेंकशिंग कहता है कुछ नहीं, बस मैं बहुत खुश हूँ कि आज तुम मेरी दुनिया में आए। देखा नहीं मेरे पीपल कितने खुश थे। हर कोई तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता है, तुमसे इतनी सारी बातें करना चाहता है। क्या तुमने कभी सोचा था जोजिशु मेरे यहाँ के लोग तुमसे मिलने के लिए इतने एक्साइटेड होंगे। जोजिशु कहता है नहीं, पर इन्हें देख के एक अपनापन सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे ये सारे मुझे जानते हैं और मैं भी इन्हें जानता हूँ, न जाने कब से। और सच बताऊँ ना तो सोना गली को देख के मुझे ऐसा लगा मैंने अपनी माँ की पेंटिंग देखी थी, वो बिल्कुल मेरी मदर जैसी दिखती हैं। तो वेंकशिंग हंसते हुए कहता है लेकिन वो दोनों अलग अलग हैं। हाँ, इस दुनिया में बहुत सारी शक्ल के एक जैसे कितने लोग होते हैं, पर ज़रूरी नहीं हर किसी के अंदर एक जैसी सोल हो। लेकिन तुम यूनिक हो, तुम्हारी सोल को मैं कहीं से भी पहचान सकता हूँ जोजिशु। वेंकशिंग ये बात बोलता है और जोजिशु के फेस पे हाथ फहराते हुए कहता है तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना, मुझे प्रॉमिस करो। जोजिशु कहता है मैं क्यों तुम्हें छोड़ के जाऊंगा भला। वेंकशिंग कहता है कुछ भी हो जाए मुझे प्रॉमिस करो, तुम कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे जोजिशु, चाहे तुम्हें मेरा कोई राज भी पता चले या कुछ भी। याद रखना मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है और हमेशा तुमसे प्यार करता रहूँगा। जोजिशु कहता है मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन अगर तुम्हारा प्यार बदल गया तो। वेंकशिंग मन में सोचता है मेरा प्यार तो 1000 सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था जोजिशु। मेरा प्यार कभी तुम्हें लेके बदल ही नहीं सकता था। क्या इस 1000 साल में ऐसे लोग नहीं आए जिन्होंने मुझे उनकी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की हो, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ तुम थे। वो मन ही मन ये सब सोच रहा होता है। उसकी आंख से आंसू निकलता है जब वो पहली बार जोजिशु से पिछली ज़िंदगी में मिला था और आखिरी बार जब वो जोजिशु को बोल के गया था कि तुम 60% सेना के साथ वापस आना, लेकिन जोजिशु उसके पास यूनिकॉर्न फॉर्म में आता है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। तभी जोजिशु बोलता है तुम रो क्यों रहे हो, मैंने तो बस ऐसे ही बोला था। वेंकशिंग कहता है कभी फिर से मत बोलना कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। मैं मर सकता हूँ लेकिन तुम्हें भूल नहीं सकता। अगर मैं तुम्हें भूल पाता तो बात ही क्या होती, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता जोजिशु। उसकी आंख से टप टप आंसू गिर रहे थे और वेंकशिंग अपने उन आंसुओं को पोंछता है। जोजिशु भी उसे गले से लगाता है और कहता है मेरे दोस्त, इसमें रोने की क्या बात है। वेंकशिंग कहता है कुछ नहीं, जब तुम 18 साल के होगे हम शादी करेंगे तो मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए तुम एंजॉय करो। क्या तुम कोई फूल या फ्रूट खाना चाहोगे इस बगीचे में से। जोजिशु सिर हिला देता है। वो दोनों के दोनों उसके चैम्बर से बाहर निकलते हैं और उस बगीचे की तरफ जाने लगते हैं। बगीचे में इतने प्यारे प्यारे फूल थे कि जोजिशु ने देख के खुश हो रहा था और वो बगीचे से निकलकर बाहर फ्रूट भी खाने के लिए जाते हैं। जोजिशु जो है वो बहुत खुश होता है कि इतनी ब्यूटीफुल जगह उसने अपने गांव में भी कभी नहीं देखी थी। वेंकशिंग कहता है जोजिशु अब हमें वापस जाना होगा। जोजिशु का मुंह सैड हो जाता है क्योंकि उसके यहाँ पर ना तो उसका कोई दोस्त था और जितने प्यार से आज वेंकशिंग की फैमिली ने उसे ट्रीट किया था
जाओ जेशु का दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था कि वो अपनी दुनिया में वापस जाए, लेकिन वहाँ उसके फादर उसका इंतज़ार कर रहे होंगे, इसलिए उसे जाना भी पड़ेगा। वो बहुत सैड होते हुए भारी मन के साथ वन कशिंग को कहता है, ठीक है, लेकिन क्या मैं अपने साथ इन फलों को लेके जा सकता हूँ और फूलों को भी? वन कशिंग कहता है, तुम जो लेके जाना चाहते हो तुम लेके जा सकते हो, लेकिन जल्दी हमें जाना होगा क्योंकि यहाँ का और उस दुनिया के टाइम में थोड़ा अंतर है। जाओ जेशु मुंडी हिला देता है और कहता है, ओके। वो लोग पृथ्वी के लिए वापस निकल पड़ते हैं। जाओ जेशु जो है वो बहुत खुश था, लेकिन उसे सैड फील हो रहा था इतनी खूबसूरत जगह को छोड़ के आने में। वन कशिंग जाओ जेशु को वापस लाता है। जाओ जेशु अपने घर की तरफ जा ही होता है कि एकदम से कोई उसे कॉलर से पीछे से पकड़ लेता है। जाओ जेशु को नहीं पता होता कि उसे किसने पकड़ा है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है और वन कशिंग बस उस आदमी को फैन मारने ही वाला था, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है वो पाता है कि जाओ जेशु के फादर उसे वहाँ पर ढूंढते हुए आए हुए थे और उन्होंने ही जाओ जेशु को पीछे से जोर से पकड़ लिया था। वन कशिंग उसके फादर के सामने ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहता था जिससे उसका कोई राज खुल जाए, तो वो चुप रहता है। उसके फादर जाओ जेशु को उसके सामने बहुत डांटते हैं। वो देखते हैं जाओ जेशु ने अपने हाथ में बहुत तरीके के फल फ्रूट ले रखे थे, तो वो जाओ जेशु को कहते हैं, क्या तुमने चोरी शुरू कर दी? ये सारी तरह के फल फ्रूट कहाँ से आए? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं और ना ही मैंने वो तुम्हें पैसे दिए, तो तुम ये सारे फल फ्रूट कहाँ से लाए हो? जाओ जेशु जो है वो रोने लगता है जब उसके फादर उस पर हाथ उठाने वाले होते हैं। तो वन कशिंग कहता है, ये मैंने दिए हैं, मेरे पास पैसे थे तो मैंने वो जो जाओ जेशु खाना चाहता था वो सारे फ्रूट्स मैंने जाओ जेशु को दिला दिए। तब जाओ जेशु का फादर वन कशिंग को आंख दिखाते हुए कहता है, तुमने पक्का ये पैसे चोरी किए होंगे, इतने महंगे फल फ्रूट हमारे एरिया में तो नहीं मिलते। तुम पक्का कोई चोर वोर होगे। आज के बाद मेरे बेटे के साथ मत मिलना। और जाओ जेशु, मैंने तुम्हें अगर इस लड़के के साथ घूमते देख लिया तो याद रखना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। और वो जाओ जेशु को खींच के अपने साथ ले जाते हैं। वन कशिंग उस वक्त कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो जाओ जेशु के फादर थे, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो जाओ जेशु के इस निकम्मे फादर को पकड़े और धबाधब 2-4 मुक्के जड़ दे, लेकिन वो अभी ये सब कुछ भी नहीं करना चाहता था जिससे जाओ जेशु को हर्ट हो। और जाओ जेशु को उसके फादर खींचते हुए ले जाते हैं और उसे कहते हैं कि वो आज के बाद वन कशिंग से नहीं मिलेगा। पर जाओ जेशु कहाँ सुनने वाला था। एक पूरा दिन जाओ जेशु अपने कमरे में बंद रहता है, लेकिन अगले दिन वो गुरुकुल के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो गुरुकुल के लिए निकल जाता है तो वन कशिंग भी उसे आधे रास्ते में ज्वाइन कर लेता है। उन लोगों का मीटिंग पॉइंट तय था जहाँ वो मिला करते थे। वन कशिंग ने ऐसी जगह चुनी हुई थी जहाँ वो इजीली अपना रूप बदल के जाओ जेशु से मिल सकता था और वो इजीली जंगल में इधर उधर गुम भी हो सकता था जब कोई उनका पीछा करे। तो वन कशिंग ने जाओ जेशु के साथ रहने की, उसे प्रोटेक्ट करने की एक कसम सी खाई हुई थी। वो दोनों गुरुकुल के लिए निकलते हैं। वो गुरुकुल के लिए जब जा रहे होते हैं तो वो थोड़ी देर बाद गुरुकुल पहुंचते हैं। वहाँ पर एक बुली गैंग जो हमारे जाओ जेशु है उसे बुली करने आते हैं और वन कशिंग एक एक की ऐसी ठुकाई करता है, एक एक को ऐसे पकड़ के पीटता है कि वो सारे जाओ जेशु की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं करते। वन कशिंग जो है वहाँ पर बिल्कुल गुंडे की तरह जाओ जेशु को प्रोटेक्ट किया करता था। कोई जाओ जेशु को कुछ उल्टा बोलने या फिर जाओ जेशु के साथ बदतमीजी करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता था, क्योंकि पीछे से वन कशिंग उन लोगों को धमाधम मारा करता था। सबके हाथ पैर कांपते थे जाओ जेशु से बात करते हुए और जाओ जेशु जो है वो मन ही मन मुस्कुराता था। उसे पता था कि उसका दोस्त उसके लिए कितना प्रोटेक्टिव है। ज़रूर ये सारी चीज़ें उसके दोस्त ने की होंगी, लेकिन कभी भी वो वन कशिंग को कुछ नहीं बोलता था क्योंकि उसे वन कशिंग के द्वारा किए हुए ये छोटे छोटे एफर्ट्स अपने लिए बहुत अच्छे लगते थे। उसे बहुत अच्छा फील होता था। जो प्रोटेक्शन उसके फादर उसे नहीं दे सके, उसकी मदर तो थी ही नहीं और दुनिया का कोई इंसान उसे वो प्रोटेक्शन नहीं दे सका जो वन कशिंग उसे दिया करता था। जाओ जेशु को ये प्रिविलेज लगा करती थी। वो कभी कभी एक दूसरे से जब छुट्टी हुआ करती थी गुरुकुल की तो जाओ जेशु अपने घर जाने से ज़्यादा अच्छा माना करता था वो वन कशिंग के प्लेनेट पे जाना। वो वन कशिंग के प्लेनेट में जाया करता था और वहाँ पर खूब एंजॉय किया करता था। अक्सर वो गोश यंग, एसके जूनियर और हमारे चंगे से मिला करता था। वो सारे मिलके उसे बहुत सारे गिफ्ट्स और ना जाने कितनी खाने की आइटम दिया करते थे। जाओ जेशु को बहुत अच्छा लगता था जो उसे प्रिविलेज मिलती थी और ऐसी प्रिविलेज के लिए कौन बंदा मना करता है आखिर। जाओ जेशु को अपनी फैमिली से ज़्यादा अब ये फैमिली पसंद आने लगी थी जो वन कशिंग की थी। वन कशिंग की फैमिली जाओ जेशु से बहुत प्यार करती थी, उसे अक्सर हर चीज़ के लिए अप्रिशिएट किया करती थी। जाओ जेशु की वन कशिंग बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता था।
वो उसे मार्शल आर्ट, कल्टीवेशन, गोल्डन कोर को अपनी स्ट्रेंथन करने के लिए, हर चीज़ के लिए उसकी हेल्प करता था। और ज़ोउ शिशु को बहुत अच्छा लगता था कि वन के शिंग सेल्फलेसली उसकी इतनी मदद करता है। एक बार ऐसे ही वन कशिंग जो होता है वो सोनागली के प्लेनेट पे ज़ोउ शिशु को लेके जाता है। वहाँ पे सारी मर्मेड्स उसे देखने के लिए इकट्ठी हो गई थी। जो इमॉर्टल्स थे वो ज़ोउ शिशु को जानते थे, लेकिन जो नए थे वो लोग नहीं जानते थे। वो ज़ोउ शिशु को उसके बाद एक जगह लेके जाता है जहाँ पे एक ग्रेव होती है। उस ग्रेव के ऊपर एक पर्दा ढक गया होता है, मतलब जहाँ पर उसकी टेबल होनी चाहिए थी नाम की, वो जगह हटाई हुई थी, उस पर पर्दा ढका हुआ था। वन कशिंग ज़ोउ शिशु को वहाँ लेके जाता है और कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें यहाँ हाथ जोड़ने चाहिए। ज़ोउ शिशु कहता है ये किसकी ग्रेव है। वन कशिंग उसे कुछ नहीं बोलता, कहता है बस ये मेरे किसी खास दोस्त की ग्रेव है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है आज तुम मेरे पास हो। और वो अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहता है ज़ोउ शिशु मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे और मुझसे शादी ज़रूर करोगे। जब हम 18 साल के होंगे तो हम सोलमेट होंगे और हम शादी करेंगे। ज़ोउ शिशु कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन मैं तुमसे शादी ज़रूर करूँगा और मैं तुम्हारे साथ अपनी सारी ज़िंदगी बिताऊँगा। वन कशिंग कहता है भूलना मत ये प्रॉमिस। और वो अपने आंसू पोंछता है, ज़ोउ शिशु को गले से लगाता है और बिना कुछ बताए ज़ोउ शिशु को ज़ोउ शिशु की ही पुराने जन्म की ग्रेव के पास से ले आता है। वो कुछ नहीं बताता कि ये ग्रेव किसकी थी, लेकिन ज़ोउ शिशु का ये प्रॉमिस वो समझ चुका था कि इस जन्म में ज़ोउ शिशु के पास फ़िलहाल तो कोई मकसद नहीं, यानी कि वो दोनों शादी के लिए एलिजिबल हैं। और वन कशिंग को ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई और वो ज़ोउ शिशु को वापस उसके बाद उसकी दुनिया में छोड़ के आता है और कहता है हो सकता है 6 महीने के लिए मुझे कुछ काम हो, मैं तुमसे मिल ना पाऊँ, लेकिन 6 महीने बाद मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा ज़ोउ शिशु। ज़ोउ शिशु भी उससे अलविदा लेता है और वो दोनों के दोनों चले जाते हैं। मैं अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा मेरे चैनल को गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियोज़ को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये फैन फिक्शन कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।